आज तो बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, बिस्तर पर बैठकर बातें करेंगे, बिस्तर पर बैठकर मोबाइल चलाएंगे, बिस्तर पर लड़ाई करेंगे, बिस्तर पर टीवी देखेंगे और बिस्तर पर ही सोना होता है। तो ब्रेन क्या करता है, मल्टीपल टास्किंग को एक जगह के साथ एसोसिएट कर देता है और जो उसका प्राइम काम होता है वो नहीं करेगा। तो फिर क्या नींद नहीं आएगी। अपने दम पे बैठो 90 डिग्री पे, यस। और अब आपको केवल और केवल मेरी वॉइस को फॉलो करना है और कुछ नहीं। तो वी कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कहने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अब्रेनो कॉन्शियस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ डॉक्टर हरीश शर्मा सर हैं, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। जैसे कि हमारा चैनल खुद अब्रेनो कॉन्शियस एक साइकोलॉजी स्पेशल चैनल है, तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर हरीश शर्मा जो हैं, उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी फील्ड में। और यहाँ पर वो कोटा में 5 से 6 साल से हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी बच्चों से, काफ़ी यंग जनरेशन से एज अ साइकोलॉजिस्ट बातचीत की है, उन्हें समझा है और इंडिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट में भी उनका नाम आता है। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पर उन्होंने 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ यंग जनरेशन को समझने में बिताया है। डॉक्टर हरीश शर्मा स्टूडेंट बिहेवियर एक्सपर्ट और साथ ही रिलेशनशिप कोच भी हैं। मतलब रिलेशनशिप्स की साइकोलॉजी समझना वो बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं। और इसके साथ साथ उनकी और भी क्वालिटीज़ हैं, या फिर हम कहें और भी स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे कि वे एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। और एक सबसे मज़े की बात, मैं डॉक्टर शर्मा को पिछले 23 साल से जानता हूँ। कैसे जानता हूँ ये मैं आपको हमारी कन्वर्सेशन के एंड में बताऊँगा, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलते हैं डॉक्टर शर्मा की तरफ। सर, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपको 20 साल से ऊपर साइकोलॉजी में एक्सपीरियंस है। ये एक्चुअली साइकोलॉजी होती क्या है, क्या समझें हम लोग इस वर्ड साइकोलॉजी से? वेल, थैंक यू वेरी मच नमन शर्मा, इस अपने चैनल पर बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। आपका चैनल काफ़ी तरक्की कर रहा है, दिन पे दिन आपके व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं और मुझे खुशी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आज आपके साथ हूँ। अब ये जो आपका सवाल है कि साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी की जो डेफिनेशंस किताबों में लिखी होती है, और इतने सालों से साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। इंसान को खुश करने का ये विज्ञान है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि किसी इंसान के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर बोले हमें तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको हार्ट को ठीक करने के लिए। तो उसने कहा ठीक है, कर दीजिए। तो डॉक्टर ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने जब उसका ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन सफल होने के बाद वो बोलेगा कि अब आप 5 या 10 साल और ज़िंदा रह सकते हैं, पर क्या वो खुश भी रहेगा, इस बात की गारंटी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं दे सकता। तो इंसान जिंदा है पर खुश नहीं है। तो ज़िंदगी में ऐसा कहीं ईश्वर ने आपसे वादा नहीं किया कि आपका आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, बादल नहीं गरजेंगे, तूफान नहीं आएंगे। ज़िंदगी है, अप एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। तो जब ज़िंदगी के रास्तों पर चलते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ नॉट गोइंग वेल, तब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वापस आपकी हैप्पीनेस आपको दे देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में आई हुई परेशानियों को हम ठीक करते हैं, उनका समाधान देते हैं। तो एक होता है गड्ढे में गिरना और एक होता है गड्ढे में उतरना। तो अगर आप गिर गए तो निकलने में तकलीफ़ है, और अगर आप उतरे हैं तो चढ़ तो जाएंगे। तो कई तरह से लोग होते हैं, उनकी तकलीफ़ अलग अलग होती हैं। उम्र के अलग अलग हिस्से और पड़ाव पर मनुष्य को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एक मनुष्य है आपके जीवन में। जैसे आपके पास टीचर होते हैं, फैकल्टीज़ होती हैं, आपके पास गुरु होते हैं, गाइड होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंसान के अपने
ज़िंदगी में एक उसका पर्सनल साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए जो रास्ता दिखाते वक्त और उसके दुखों का सल्यूशन देते वक्त उसकी मदद कर सके। तो साइकोलॉजी को हिंदी में जैसा आप जानते ही हैं मनोविज्ञान कहते हैं। ये मन का विज्ञान है जो मन को समझने में और मन को अच्छी तरह से काबू करने, कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। जी सर। अच्छा सर, आपने इसी में एक बात बताई, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं लाइफ को अच्छा बनाने में, हैप्पी बनाने में। तो अगर मैं आपसे सीधा एक क्वेश्चन करूं कि हम अपनी लाइफ को अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो आप इसके ऊपर कुछ बताइए हमें। देखिए, सबसे पहले ये जानना होता है कि डॉक्टर कितने तरह के होते हैं। दांतों का डॉक्टर अलग है, आँखों का अलग है, ईएनटी अलग होता है, न्यूरो डॉक्टर्स अलग होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थो होते हैं। ऐसे ही जो साइकोलॉजी की लगभग 52 के करीब ब्रांचेस होती हैं, 52। जैसे मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मैं जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस तरह से स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, मानवीय रिश्तों को समझने में जो मदद चाहिए वहाँ पर भी हम उनकी हेल्प करते हैं। तो जो साइकोलॉजी है वो ज़िंदगी जीने में मदद ऐसे करती है कि ज़िंदगी तो शुरू से ही आसान है, हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। हम वापस से आपकी वो आसान ज़िंदगी आपको दे देते हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, केवल उलझी हुई ज़िंदगी को सुलझाने में हम आपकी मदद करते हैं। जैसे अगर मेरी इस उंगली में चोट लग जाए तो मेरी यही उंगली खुद को पट्टी नहीं बांध सकती, इसके लिए मुझे एक हाथ चाहिए जो इसको बैंडेज करेगा। तो एक दूसरा मनुष्य, जैसे एक कहावत है कि अगर दांत में दर्द है तो कहाँ जाइएगा, कारपेंटर के पास या डेंटिस्ट के पास। तो वी नीड एन एक्सपर्ट। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की उलझनें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसको सुलझाने में मैं नाकामयाब हूँ और मुझे एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, अपनी समस्याओं को बताएगा और साइकोलॉजिस्ट बताएगा कि इन समस्याओं का समाधान आपको करना कैसे है। साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता, साइकोलॉजिस्ट आपको प्रॉब्लम को ठीक करने का तरीका बताता है, करना आपको ही पड़ेगा। वो रास्ता दिखाएगा। वो एक कार की हेडलाइट है, कार का इंजन नहीं है, इंजन तो आप हो। वो आपको प्रकाश देगा और गलत और सही को करने के आपके परिणाम या दुष्परिणाम भी बता देगा। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट ज़िंदगी में ना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती, केवल आपके लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने का समय बढ़ जाता है। आप गलतियां ज़्यादा करते हैं, अपनी गलतियों को ज़्यादा करके खुद भी सुधार करेंगे तो जो सफलता आपको साल 2 साल में मिल जानी चाहिए थी वो आपको 10-15 साल में मिल जाती है। बस इतना ही होता है। तो एक्सपर्ट साथ रहेगा तो आप अपने समय को बचा पाएंगे, सफलता जल्दी हासिल कर लेंगे। मतलब अगर हम देखें तो हमारी जन्म से जो हार्मनी होती है वो ख़राब नहीं होती, हम लोग ही उसमें कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट करते हैं जिससे वो ख़राब हो जाए। इसमें नमन एक बात ये है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसको एनवायरनमेंट, एजुकेशन, राइट, और पेरेंटिंग, 3 चीज़ों से रास्ते मिलते हैं। उसके माता पिता जो उसके साथ रहते हैं वो किस तरह से परवरिश उस बच्चे की करेंगे उसका प्रभाव पड़ता है। फिर वो एक स्कूल में जाकर जो एजुकेशन लेता है उसका प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं ले रहा, वो अपने दोस्तों के साथ भी रहता है। फिर जो जिस जगह पर वो रहता है उसका प्रभाव भी पड़ता है। मान लीजिए पैदा होते ही कोई बच्चा अमेरिका चला जाए अपने चाचा चाची के पास, तो माता पिता बदल गए, अब चाचा चाची ही माँ बाप हैं। फिर उसका एजुकेशन सिस्टम भी बदल गया और एनवायरनमेंट भी बदल गया, तो मनुष्य बदल जाएगा। तो ये लगभग 75% तक फर्क डालेगा, बाकी 25 तो वो डीएनए के साथ रहता ही है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये देखना होता है कि मैं जो हूँ उस पे मुझे 3 जो मेरे ऊपर फैक्टर्स हैं, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और पेरेंटिंग का भी इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ, एक वक्त आने के बाद आप उन इन्फ्लुएंस को कम कर सकते हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी पुअर पेरेंटिंग हुई है, तो 17-18 वर्ष के बाद आप उसको खुद को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हिप्नोथेरेपी की भी आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस हिप्नोथेरेपी में मिलेंगे। कई बार काउंसलिंग से भी आपकी मदद मिल जाती है। कई बार इस तरह की टॉक थेरेपीज़ होती हैं जिनसे आप खुद को ही करेक्ट कर लेते हैं, पर अल्टीमेट फिर भी आपके साथ एक्सपर्ट्स तो होने चाहिए। सर, आपने हिप्नोथेरेपी की बात की यहाँ पर, तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ खासकर हमारी ऑडियंस के लिए भी, कि हिप्नोथेरेपी होता क्या है? हिप्नोथेरेपी को समझने से पहले समझते हैं कि मन क्या होता है। मन को जैसे माइंड कहते हैं, तो माइंड इज़ द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ब्रेन की एक्टिविटी को माइंड कहा जाता है। ब्रेन को मान लेते हैं हार्डवेयर है, तो माइंड एक सॉफ्टवेयर है। तो जब हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, तब हम जैसे किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। जावा है, C++1 है, या और भी नई लैंग्वेजेस आ गई हैं। ऐसे ही जो हिप्नोथेरेपी होती है, वो हिप्नोथेरेपी एक तरह की लैंग्वेज है आपके मन को समझने के लिए। तो अब हम मन को देखेंगे तो हमारा जो मन होता है, उस मन में कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, क्रिटिकल है, सुपर कॉन्शियस है, प्रिमिटिव माइंड है। ये माइंड के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आप मेरा पूरा शरीर देख रहे हैं, तो इसमें आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी है। तो ऐसे ही माइंड को भी कई हिस्सों में बांटा गया है। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है, उस कॉन्शियस माइंड के पास बहुत सारी ताकत होती है। जैसे फैसला लेने की ताकत है, अच्छा या बुरा को पहचान करने की ताकत है, इच्छाएं करने की ताकत है, बहुत सारी ताकत है। तो वो उन ताकतों का इस्तेमाल जीवन जीने के लिए करता है। ये एक चौकीदार जैसा होता है, जो आपके एक कोठी है और उसके बाहर खड़ा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति जब उस कोठी के अंदर घुसेगा, तो वो उसकी जांच पड़ताल करेगा, पूछेगा भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, नाम क्या है, क्या काम है, क्यों मिलना है मालिक से। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो मालिक जैसा होता है, जिंदगी का मालिक है, पर वो कोठी के अंदर है। तो सबकॉन्शियस माइंड ये छोटे मोटे काम नहीं करता। जो भी सूचना अंदर सबकॉन्शियस माइंड के पास चली गई, वो उस इंफॉर्मेशन को आपकी ज़िंदगी में हकीकत बदलने की ताकत रखता है। सबकॉन्शियस माइंड की डायरेक्ट अप्रोच जो कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं, जो ब्रह्मांड की ताकतें होती हैं, उनसे डायरेक्ट उसका लिंक होता है। जैसे आप सीधे प्रधानमंत्री को जानते हो, या सीधे आप अपने जहाँ जिस शहर में रहते हैं वहाँ के SSP को जानते हो, डायरेक्ट नंबर हो आपके पास, तो आप एक कॉल करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही वो सबकॉन्शियस माइंड सबसे परम शक्तिशाली होता है। अब होता ये है कि कभी कभी ज़िंदगी में रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड के पास चली जाती हैं। वो तब जाती हैं क्योंकि कॉन्शियस माइंड की डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है, वो 7-8 साल से पहले नहीं होती। आई रिपीट अगेन, अगर कोई बच्चा 7-8 साल से कम उम्र का है, तो उसके अंदर कॉन्शियस माइंड नहीं होता, चौकीदारी नहीं है। तो जितनी भी सूचनाएं उसको पेरेंटिंग से, एजुकेशन या एनवायरनमेंट से मिलती हैं, वो सीधी सबकॉन्शियस माइंड के पास चली जाती हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, आप उसको कहते हो यू आर स्टूपिड, यू आर डफर, यू कांट डू एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। तो अब चौकीदार तो गायब है। बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चला गया? यू आर स्टूपिड, यू आर डफर, यू आर नथिंग। तो अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? धीरे धीरे उस इंफॉर्मेशन को हकीकत में बदलने का काम करेगा। तब क्या होगा? वो बच्चा बहुत मेहनत करने के बाद भी डफर रहेगा, बहुत मेहनत करने के बाद भी स्टूपिड रहेगा, और उसको ये समझ ही नहीं आएगा मैं ऐसा क्यों हूँ। तो 7-8 साल से पहले बच्चों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मजाक में और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता। तो जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, तो हम कॉन्शियस माइंड को सुलाने का कार्य करते हैं। चौकीदार को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा समझ लो। अब चौकीदार हो गया बेहोश,
अब सबकॉन्शियस माइंड के पास जाकर उसकी स्क्रिप्ट में जितनी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं उनको मिटा देते हैं। जैसे यू आर नॉट स्टूपिड, यू आर नॉट डफर, यू आर नॉट नॉन कॉन्फिडेंट, जैसे ही वो मिट जाती हैं और चौकीदार साहब तो सो ही रहे हैं, फिर उस व्यक्ति को कॉन्शियस स्टेज में ले आते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिप्नोटाइज करना। अब जब वो व्यक्ति हिप्नोटिज्म से बाहर आता है तो उसका डर खत्म हो जाता है, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसकी नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं जो पहले थे, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ काउंसलिंग में इतने सारे घंटे बचे जाते हैं। किसी व्यक्ति को समझाने में अगर आप 15-20 घंटे लगाएंगे, बजाय कि आप उसके हिप्नोटिज्म के साथ काम ले लें। तो ये एक विधा है, जिसको आती है वो उससे बहुत ज़्यादा काम ले सकता है। और हिप्नोटाइज 3 तरीके से होता है, जिसको कहते हैं सेल्फ, हिथ्रो और मास। यानी कि सेल्फ का मतलब आप खुद को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, हिथ्रो का मतलब एक व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है उसको, और मास का मतलब बहुत सारे लोगों को। तो उसकी अलग एक साइंस है, ये विज्ञान है पूरा, ये वशीकरण नहीं है। आप उस सामने वाले व्यक्ति की मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ गए? ना ही आप खुद को कर पाएंगे हिप्नोटाइज, ना दूसरे को। इसमें परमिशन लेनी होती है। इसमें आपने एक बात बताई कि बचपन में जो भी हम बच्चों के मन में डालते हैं, मन में डालने का मतलब है उनसे बोलते हैं कि तू बेवकूफ़ है या फिर तू एक बुरा इंसान है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है एज अ रियलिटी और वैसा ही बनना शुरू कर देता है। वो पूरा आजीवन वैसा ही रहता है। और ये बिल्कुल हम ये चीज़, एक वेब सीरीज़ है असुर, सर आपने देखी है वेब सीरीज़ असुर? मुझे सौभाग्य नहीं मिला। तो इस वेब सीरीज़ में भी जो विलन होता है, जो साइको किलर होता है, उसे भी उसके बचपन में बोला जाता है कि तू असुर है, तू बुरा इंसान है। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसी तरीके से बनना शुरू कर देता है। हर मनुष्य करेगा। तो हम इस बीइंग ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में बात जानता हूँ कि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनकी परवरिश बिल्कुल अलग तरीके से होती है। अगर आप उनकी परवरिश में बचपन में ही कुछ गड़बड़ कर दोगे तो उन बच्चों का पूरा जीवन खराब हो जाता है। पूरी ज़िंदगी वो मेहनत कर कर के थक जाते हैं, परंतु उनको उन सवाल के जवाब नहीं मिलते कि मैं नॉन कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, मैं डरपोक क्यों हूँ, मैं पढ़ाई में पिछड़ा हुआ क्यों हूँ। और वो सारे आंसर उनको मिलेगा हिप्नोटिज्म के अंदर। सर एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन मेरा अभी जनरेट हुआ है कि एक जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, वो वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ते हैं अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो क्या हमारे वेदों में, या हम कहें कोई वैदिक साइकोलॉजी भी होती है जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही समझी? उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हम अगर अध्यात्म की या स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो मोक्ष नाम का एक शब्द है। मोक्ष होता है मन का, आत्मा का मोक्ष नहीं होता। तो मन एक ऐसा जाल है जिसके अंदर एक आत्मा बंद है, उस जाल को काटा जाता है। और मन का जो विज्ञान है वो वेस्टर्न साइकोलॉजी में जो बताया गया है वो भी ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, पर वो बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे काम आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ साइकोलॉजी को 2 भागों में बांट देता हूँ। एक होती है सिकनेस और एक होता है वेलनेस। सिकनेस में हम बीमारियों का इलाज करते हैं। मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, सर में दर्द है, तो एक तरह के डॉक्टर हैं वो आपकी बीमारियों का इलाज करेंगे, उनको पढ़ाई भी बीमारियां ही जाती हैं। एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य को और अच्छा करने के लिए काम करते हैं ताकि बीमार ही ना पड़े। ऐसे ही मन एक मध्यम बिंदु पर 0, राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस होता है। तो जब हम कभी भी एक ऐसी साइकोलॉजी यूज़ करेंगे जिसके अंदर आप बच्चों के डिसऑर्डर, बड़ों के डिसऑर्डर, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो ज़्यादातर वेस्टर्न साइकोलॉजी की हेल्प ली जाती है। हमारी जो ईस्टर्न साइकोलॉजी है, यहाँ आप अपनी चेतना को जागृत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और वो जो साइकोलॉजी होती है वो हमारे वेदों में है, और वेद पढ़ लो या श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लो, वहाँ भी मिलेगी। तो जो गीता का मनोविज्ञान है, उसकी जो साइकोलॉजी ऑफ श्रीमद् भगवद गीता है,
वो भी आंखें खोल देती है, परंतु वो आपके खांसी जुकाम बुखार या मान लेते हैं जो इस तरह के, जैसे मैं लोनलीनेस महसूस कर रहा हूँ या कुछ और है, उनको लेकर वो अलग विधा होती है। सर, आपने 3 फैक्टर्स की बात की जो कि बच्चे पर फ़र्क पड़ता है उसके बचपन में, तो उन 3 फैक्टर्स के बारे में बताइए कि वो फ़र्क पड़ता कैसे है। देखिए, ऐसा होता है कि सबसे पहले जो बच्चा फीटस की फॉर्मेट में होता है, पेट के अंदर है, तो भ्रूण है, लगभग 2 महीने 28 दिन के बाद से उसके ब्रेन का विकास होने लगता है और वहीं से वो भावनाओं को ग्रहण करने लग जाता है। तो माता की जो भावनाएं होती हैं वहाँ से वो अपनी भावनाओं को रिसीव करेगा। तो माँ को पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप हमारे जितने भी इंडिया में बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जिनके रिचुअल्स को देखेंगे, तो जब माँ बनने का प्रोसेस आता था फीमेल का, तो उसको उसके मायके भेज दिया जाता था 3रे महीने से ही, क्योंकि वो मायके में ज़्यादा खुश रह सकती है। वो कभी भी सोएगी, कभी भी उठेगी, उसका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, आराम करने को ज़्यादा मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो वो अपनी जो हैप्पीनेस है उसको इंक्रीज़ करके रहेगी। उसका सीधा असर बच्चे पे पड़ेगा। तो जब बच्चा पैदा होगा तो वो भी खुश मिलेगा, राइट। तो ये जितनी भी हमारी जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ से शुरुआत होती है। अब उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो बच्चे के जन्म से लेकर और 2.5-3 साल तक उस बच्चे का सबसे ज़्यादा वक्त उसकी माँ के पास बीतता है। तो माता का खुश रहना उस दौरान भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो फीडिंग माँ के थ्रू करेगा। सॉलिड फूड नहीं ले पाता तो माँ जो खाएगी वही बच्चे पे असर आएगा। तो एक माँ केवल माँ नहीं है, वो एक आने वाले जीवन को संवारने के लिए एक ईश्वर भी है, सीधा सीधा। तो माँ को इसलिए ईश्वर के तुल्य माना जाता है, प्रथम शिक्षक माना जाता है। अब जब बच्चा लगभग 4-1 साल का हो जाता है, 3-4 साल का, तो फिर वो जाना शुरू करता है स्कूल। यहाँ पर जो पेरेंटिंग जो कहती है वो ये कहती है कि उस वक्त बच्चे के साथ, हालांकि जन्म से लेकर और लगभग 2nd स्टैंडर्ड तक, यानी कि वही 7 वर्ष तक, बच्चे को नो नहीं कहना चाहिए। डांटना, मारना, पीटना ये तो बहुत दूर की बातें हैं। बहुत प्यार उसको करना चाहिए और ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पार्ट उस बच्चे को उस वर्ष के दौरान दिखा देना चाहिए। यहीं पर ही माता पिता को क्या करना चाहिए। अब बच्चा गलतियां तो करेगा ही, और वो गलतियां नहीं होती, लर्निंग है। मान लीजिए दूध पीने को दिया, गिलास छूट गया, दूध बिखर गया, तो अब उस दूध बिखरने को लेकर डांटने की बजाय उसको सिखाना चाहिए कि इसको साफ कैसे करते हैं। माँ क्या करेगी, दूध बिखर जाएगा, डांट लगाकर दूध को खुद साफ करेगी। तो बच्चे ने लर्निंग तो 0 ले ली, उसने तो डांट खाना सीखा। तो बच्चे को ये पता चल गया कि जब भी कुछ गलती करूँगा डांट खाने को मिलेगी। तो वो बच्चा क्या करेगा, गलतियाँ करनी बंद कर देगा, तो सीखना 0 हो जाएगा। और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मनुष्य कुछ सीखे और गलती ना हो। तो वो ये सबक ले लेगा कि जब भी मैं गलती करूँगा मुझे कुछ ना कुछ तो डांट पड़ेगी, सीखूँगा तो गलती होगी, तो मैं ये सीखना ही बंद कर देता हूँ ताकि डांट ना पड़े। दीवार पे कुछ लिख रहा है तो साफ करना भी सिखाओ प्यार के साथ। मान लीजिए दीवार पे कुछ गड्ढा ही खोद रहा है तो उसको भरना सिखा दो, खोदने दो। तो ये जो बच्चा 5-6 साल तक रहता है वो इस स्टेज में रहना चाहिए। अब दूसरे नंबर की जो पेरेंटिंग होती है वो तब स्टार्ट होती है जब बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में आ जाए। 3rd स्टैंडर्ड में आने के बाद अब वो समय है जब कुम्हार ने अपना घड़ा चाक से उतारकर धूप में रख दिया। आप मुझे बताइए कि सोने को अगर आग से नहीं गुजारोगे तो वो कैसे तप के कुंदन बनेगा। तो उस ये 3rd स्टैंडर्ड, 2nd 3rd से लेकर और 6th और 7th स्टैंडर्ड का वो टाइम होता है जब आप अपने बच्चों को कठोरता के साथ उसकी परवरिश करते हैं, क्योंकि अब वो 6-7 साल का हो गया, अब वो चीज़ों को समझेगा। तो 10 में से 1 इच्छा पूरी करेंगे। आप उसको डांट भी सकते हैं, आप उसके मैनेजर हैं, कंट्रोलर हैं, आप उसके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, परंतु कठोरता अपना के रखेंगे। यहाँ टफ लव यूज़ होगा, प्रेम का प्रदर्शन कठोरता के साथ।
यही वो उम्र का पड़ाव होता है जब बच्चा धीरज रखना सीख सकता है, पेशेंस डेवलप हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि अब मुझे जिस तरह से जीवन जीना होगा ये उसका एक हिस्सा है। जिद्दी नहीं बनेगा, आज्ञा पालन, ओबीडियंट बन जाएगा इस एज में। तो ये 6th और 7th स्टैंडर्ड तक की शिक्षा में पेरेंटिंग, यहाँ पर पिता और माँ दोनों ही बच्चे के साथ ऐसा कार्य करेंगे। जब बच्चा 6th और 7th स्टैंडर्ड में आ जाएगा तब उसके साथ धीरे 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 अपने पेरेंटिंग का बदलाव करेंगे और 9th स्टैंडर्ड से लेकर उसकी पीजी तक अब आप बच्चे के साथ तीसरी पेरेंटिंग अपनाएंगे, वो है अब आप बन जाएंगे बच्चे के कंसल्टेंट और कोच। अब आप ये करेंगे कि आप उसको कंट्रोल करना बंद कर देंगे और आप पथ प्रदर्शक की भूमिका में आ जाएंगे। यू विल बिकम ए गुड लिसनर एंड चाइल्ड विल बिकम ए गुड स्पीकर, और उसकी सारी फीलिंग्स को ध्यान से सुनेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे उसके सवालों के सही आंसर्स के द्वारा। जो माता पिता इस तरह से बच्चे की परवरिश करते हैं, प्यार कब करना है ये इम्पॉर्टेंट है समझना, डांटना कब है ये इम्पॉर्टेंट है समझना, और कब उसका कोच बनना है ये भी ज़रूरी होता है। तो जब हम गलत समय पर सही चीज़ करेंगे या सही चीज़ जो होगी उसका टाइम ख़राब हो जाएगा तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। कई छोटे बच्चों की बहुत पिटाई होती है, दिस इज़ नॉट फेयर। कई बार एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को 2 थप्पड़ लग जाने चाहिए बट वहाँ आप उसकी जिद पूरी कर रहे होते हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। तो आपको एक सही डॉक्टर की तरह दवाई गोली का अनुपात बनाना आना चाहिए, कितना इंजेक्शन देना है, कितनी टैबलेट खिलानी है, ये पेरेंटिंग का तरीका होता है। इसका फ़र्क बच्चे पे पड़ता है। सर आपसे क्वेश्चंस जो पूछे उसका आंसर्स आपने जो दिए बहुत ही सही, सटीक और रिलेटिव आंसर्स थे जो कि हम लोग अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर शर्मा के साथ हम एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रहे हैं टॉक विद साइकोलॉजिस्ट के नाम से, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिज्म, और भी बहुत सारे टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें अब्रेनो कॉन्शियस से। और सर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपना बहुत प्रीशियस टाइम दिया हमें। और अब लास्ट ट्विस्ट जो मैं आपको बताना चाहूँ, मज़े की बात जो शुरू में क्वेश्चन रखा था, मैं डॉक्टर शर्मा को 23 साल से इसलिए जानता हूँ बिकॉज़ ही इज़ माई फादर, और काफ़ी लोग ये जानते भी होंगे हमारी ऑडियंस से, और इसी वजह से मुझे बहुत एक प्रीशियस टाइम उनका मिल पा रहा है। राइट, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू रमन, कीप इट अप।